हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन। आप देख रहे हैं स्टडी विद नवीन शर्मा। ये इतिहास का हमारा अगला वीडियो है। इससे पहले हम समझ चुके हैं मगध साम्राज्य तक, और मगध साम्राज्य के बाद ही सिकंदर के आक्रमण होते हैं, और इसके बाद हम मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे। तो पहले हम सिकंदर को देख लेते हैं, उसके बाद मौर्य साम्राज्य को। तो चलिए शुरू करते हैं। सिकंदर भारत में कब आया और कौन कौन से अ, आक्रमण हुए विदेशों के, तो उनको जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरानियों ने किया था। ठीक है, किसने किया? ईरानियों ने। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो ये डेरियस फर्स्ट था। इसका नाम याद रखेंगे, डेरियस फर्स्ट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका वंश था हकामानी साम्राज्य। इसने गांधार कंबोज को जीत लिया था। ठीक है, पहले ये प्रांत होते थे, गांधार और कंबोज महाजनपद कहलाते थे, तो इनको जीत लिया था डेरियस फर्स्ट ने। आगे बात कर लेते हैं। ईरानियों के बाद यूनानी सिकंदर का आक्रमण हुआ था। पहले डेरियस फर्स्ट, पहले यूनानियों ने किया था, उसके बाद ईरानी कौन आया? ईरानियों के बाद यूनानी कौन? सिकंदर। ठीक है, सिकंदर गोगामाला उरुबेला का युद्ध। ठीक है, सिकंदर ने किसका युद्ध लड़ा था? उरुबेला या गोगामाला का युद्ध। ठीक है, ये 331 ईसा पूर्व में हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? डेरियस और सिकंदर के बीच ये युद्ध हुआ था, डेरियस और सिकंदर के बीच, याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं सिकंदर की। तो सिकंदर मकदूनिया मैसोडोनिया का शासक था। इसके पिता का नाम फिलिप था। उपनाम इसका अलेक्जेंडर द ग्रेट इसे बोलते हैं, या सिकंदर महान कहते हैं। ठीक है, भारत में 326 ईसा पूर्व में आया था ये। कब आया था? ये सन इंपॉर्टेंट है। भारत में सिकंदर कब आया था? 326 ईसा पूर्व में, और वापस गया था 325 ईसा पूर्व में। कुल 19 महीने सिकंदर भारत में रहा था। कितने महीने? 19 महीने। आगे बात कर लेते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध। तो सिकंदर का किस भारतीय शासक से युद्ध हुआ? हाइडेस्पीस का युद्ध ये बोला जाता है। झेलम नदी के तट पर हुआ था, या वित्सता नदी, वित्सता बार, झेलम बार या वित्सता बार बोला जाता है, मतलब युद्ध 325 ईसा पूर्व में हुआ था। हाइडेस्पीस का युद्ध बोलते हैं, राजा पुरु और सिकंदर के मध्य। तो ये 325 ईसा पूर्व, ये इंपॉर्टेंट है। राजा पुरु और सिकंदर के मध्य ये युद्ध हुआ था। हाइडेस्पीस का युद्ध पूछा जाता है किसके मध्य हुआ था। इनकी पत्नी रैक्सोना थी। ठीक है, पत्नी का क्या नाम था? रैक्सोना। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर आगे आना चाहता था, लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। ठीक है, तो अरस्तु की बुक कौन सी थी? पॉलिटिक्स। ठीक है, और प्लेटो की बुक रिपब्लिक। ये दोनों इनकी बुकें याद रखेंगे। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु, याद रखेंगे। सिकंदर के साथ आए व्यक्ति, तो कौन कौन सिकंदर के साथ भारत आए थे, इनको देख लेते हैं। सिकंदर के साथ आए थे, पहले नंबर पे सेल्यूकस निकेटर, ये थल सेनापति था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा था निरियाकस, जल सेनापति था। फिलिप आया था, ये प्रबंधक था। और एनी सिक्रिप्स, ठीक है, ये इतिहासकार था। उसके बाद आरिस्टोबुलस, ये इतिहासकार था। ठीक है, ये दो इतिहासकार थे। फिलिप प्रबंधक था, निरियाकस जल सेनापति था, और सेल्यूकस निकेटर ये थल सेनापति था। तो ये इसके साथ में आए थे सिकंदर के। आगे बात कर लेते हैं, सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक कौन सी है? तो इलियड। ठीक है, राइटर कौन है? होमर। ये सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक थी, इलियड। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बहु फेकला। ठीक है, इसके घोड़े का नाम याद रखेंगे, बहु फेकला घोड़े का नाम था। बहु फेकला निकैया नगर बसाया, इसकी मतलब इसी की स्मृति में बहु फेकला निकैया नगर इसने बसाया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु पूछी जाती है कहाँ पे हुई? बेबीलोन में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य की। सिकंदर के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हमें याद रखनी है, और इन्हीं से क्वेश्चन बने हैं, और इन्हीं से आगे भी बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन परंपरागत ही पूछे जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि वो याद नहीं रहते हैं और वहाँ पे हो जाते हैं गलत। तो चलिए अब मौर्य साम्राज्य को समझ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये एंसेंट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन आप मान सकते हैं। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व का समय था। संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था। राजधानी पाटलिपुत्र थी, और प्रधानमंत्री कौन था? आचार्य चाणक्य। ठीक है, चाणक्य तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। नाम इनका है क्या है? कौटिल्य भी कहते हैं इन्हें।
विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, तो ये उपनाम दे रखे हैं कौन कौन से, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत के मैकियावेली। किसे कहते हैं, चाणक्य को कहते हैं। ठीक है, ये चाणक्य के ही उपनाम है। इनकी पुस्तक कौन सी है, अर्थशास्त्र, राजनीति से संबंधित पुस्तक है। अर्थशास्त्र को कभी कभी लोग इकोनॉमी से संबंधित समझ लेते हैं, लेकिन ये किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। सबसे इंपॉर्टेंट शासक हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य। शासनकाल इनका 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा था। पत्नी इनकी दुर्धरा थी और अन्य नाम क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के, तो भारत का मुक्तिदाता इनको कहते हैं। एंड्रियोकोट्स कहते हैं और सेंड्रियोकोट्स कहते हैं। एंड्रियोकोट्स का मतलब क्या होता है, एपियन, प्लूटार्क ने कहा था। ठीक है, एपियन। उसके बाद जस्टिस ने कहा था। सेंड्रोकोट्स किसने कहा था, जस्टिस ने कहा था। ठीक है, तो ये उपनाम याद रखेंगे, भारत का मुक्तिदाता, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स। उसके बाद बात कर लेते हैं 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था। जो सेल्यूकस निकेटर आया था भारत सिकंदर के साथ, उसके साथ इसका युद्ध हुआ था। इस युद्ध को हारने के बाद निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया, इसका नाम छेलेना था, की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। ठीक है, इसने क्या सेल्यूकस निकेटर को हराया और उसके बाद उसकी जो बेटी थी कार्नेलिया, उससे शादी कर ली थी। ठीक है, और दहेज में निकेटर ने 4 प्रांत दिए थे। कौन कौन से, काबुल, गांधार, मकरान और हेरात। तो आप देख सकते हैं दहेज प्रथा प्राचीन समय से ही चली आ रही है। ठीक है, और कुछ शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने क्या किया था कि अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए ही जो अपने संबंध थे उनको बढ़ाया था। ठीक है, तो उन्हीं में से एक ये थे, इन्होंने शादी कर ली चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इससे इन्हें 4 प्रांत दहेज में मिल जाते हैं। कौन कौन से, काबुल, गांधार, मकरान और हेरात। उसके बाद बात कर लेते हैं, साथ ही निकेटर ने अपना एक दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, पहली बात चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, इसकी बुक कौन सी थी, इंडिका। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, और इस इंडिका बुक में क्या इसने बताया है, पाटलिपुत्र का प्रशासन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, और ये तीनों क्वेश्चन के रूप में हमेशा से पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इनको याद रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख की बात कर लेते हैं, रुद्रदामन ने जारी कराया था। ठीक है, इसी से सुदर्शन झील, सौराष्ट्र गुजरात में पड़ती है, का वर्णन मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख से किसका, सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया था। जो सुदर्शन झील थी उसका निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने। इंपॉर्टेंट है ये, सुदर्शन झील का जिक्र कई बार होता है और इसका वर्णन मिलता है कहाँ से, सौराष्ट्र गुजरात। ठीक है, किसमें मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है सुदर्शन झील का। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है। ठीक है, संस्कृत में जारी पहला अभिलेख, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या है उसका आंसर, जूनागढ़ अभिलेख। आगे बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं, जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म से संबंधित था, तो जैन धर्म से, और जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी, भद्रबाहु से। ठीक है, इसके बाद ये सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रवणबेलगोला चला गया था। इसके बाद इसने क्या किया था, जब जैन धर्म इसने अपना लिया था तो ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चला गया था और इसने अपना सारा राज्य किसको दे दिया था, बिंदुसार को। ठीक है, वहां चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना व्रत द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना व्रत क्या होता है, ये जैन धर्म में होता है। इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति प्राण त्यागना चाहता है तो वो अन्न जल लेना ग्रहण करना बंद कर देता है और इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो इसे संलेखना विधि कहते हैं, द्वारा मृत्यु को प्राप्त करना। ठीक है, उसके बाद इसके पुत्र बिंदुसार की बात कर लेते हैं। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहता है। उपनाम इसका क्या था, अमित्रघात, बारिसार, भद्रसार और सिंहसेन। ठीक है, अमित्रघात, बारिसार, भद्रसार, सिंहसेन, ये बिंदुसार के उपनाम थे। इसके दरबार में कौन कौन था, तो फिलाडेल्फस एवं डायमेकस आए थे। ये दरबार में इसके आए थे, जैसे मेगास्थनीज आया था वैसे ये फिलाडेल्फस और डायमेकस ये आए थे इसके दरबार में। ठीक है, विदेशी। और ये फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय, ठीक है, मिस्र ने भेजा था। इसको भेजा किसने था, फिलाडेल्फस को टालमी द्वितीय ने भेजा था। ठीक है, ये मिस्र से आया था। और उसके बाद डायमेकस को एंटियोकस ने भेजा था और ये सीरिया से आया था। ठीक है, डायमेकस कहाँ से आया था, सीरिया से, एंटियोकस ने इसे भेजा था। इसके समय में तक्षशिला में अशांति थी, जिसका दमन करने के लिए इसने अपने पुत्र सुसीम को भेजा था। बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को कहाँ भेजा था, तक्षशिला में। बिंदुसार के
दो पुत्र थे, कौन कौन, सुसीम और अशोक, ठीक है। इसके समय में ही प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इसके जो बिंदुसार था उसके समय में भी कौन थे, प्रधानमंत्री चाणक्य थे। और इसके बाद अब कौन बनेगा शासक, तो अशोक बनेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अशोक को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही समझते हैं। आज हमने सिकंदर के बारे में जाना और मौर्य साम्राज्य के बारे में समझा, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा एक ही मोटिव है कि कम समय में सटीक तैयारी, हम बहुत कम समय में आपको अधिक चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनको याद रख सकते हैं, उनको कई बार देखकर कंठस्थ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।